रूस का इस वक्त पूरी दुनिया पर कब्जा है। रूस का हथियार तेल या फिर मिसाइल नहीं है, उसका हथियार परमाणु है। परमाणु के आगे दुश्मन भी झुके, यानी अमेरिका जैसा दुश्मन भी परमाणु के आगे, रूस के परमाणु के आगे झुक जाता है। मैं आपको बताऊंगी कैसे। ईरान को शक्तिशाली बनाने वाला रूस है और अब कैसे उसने ये पूरा साम्राज्य बनाया है, आज आपको ये समझना है। आपको रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही समझना है, रूस का पूरी दुनिया पर परमाणु कब्जा कैसे है और कैसे परमाणु की आड़ में लिटरली रशिया इज रूलिंग द वर्ल्ड। सेकंड देखिए, पुतिन के आगे दुश्मनों को भी झुकना पड़ा, यानी जो दुश्मन है वो भी कहीं ना कहीं बैकडोर से रशिया के साथ ट्रेड करते हैं और इसका ये परमाणु ताकत है। तीसरा है, रूस ने कैसे बनाया ईरान को ताकतवर, ईरान को टेक्नोलॉजी देने वाला, ईरान को न्यूक्लियर केपेबल बनाने वाला वो है रूस। और चौथा देखिए कि कैसे रूस ने खड़ा किया परमाणु साम्राज्य। आपको एक लिटिल हिस्ट्री बताऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो कि भाई रूस इतना बड़ा कैसे बन गया। अगर यूएस ने न्यूक्लियर चीज शुरू की, मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया, तो आखिर रूस आज क्यों पूरा का पूरा इस पूरे साम्राज्य पे राज कर रहा है। और पांचवा है, रूस का प्रोग्राम कैसे मुस्लिम मुल्कों की ताकत बन गया, ये भी आपको जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे पुतिन की जो ये वॉर है, ये जो 3 साल से यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है, तो पुतिन को शक्तिशाली कौन बना रहा है? ना ही तेल, ना ही कोई हथियार, पर रशिया की जो ग्रिप है ग्लोबल न्यूक्लियर बिजनेस पे, उससे रशिया इस वक्त राजा है और पूरी दुनिया पर कब्जा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अभी आपको पता है कि सबकी नजरें कहां गई? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट पे। लेकिन उसका क्या जो रशिया कर रहा है, आज उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं और कैसे रूस ने इस दबाव से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। देखिए, पुतिन ने लगातार कहा कि मैं परमाणु बम छोड़ दूंगा। कब से कहा? 2022 से वो कह रहे हैं, जब से रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है तब से पुतिन कह रहे हैं कि अगर वेस्ट सपोर्ट करता है यूक्रेन को, यानी अमेरिका या यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, तो पुतिन जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 छेड़ देंगे, वो न्यूक्लियर हमला कर देंगे। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज को लगा ये ब्लफ है, लेकिन आज मैं आपको वही बताने आई हूं कि रशिया की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रशिया जो पर्दे के पीछे करता है वो शायद आपको ना पता हो। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी न्यूक्लियर इंडस्ट्री होती है, सिविलियन न्यूक्लियर इंडस्ट्री, उसके 2 बड़े मार्केट होते हैं। पहला मार्केट होता है कि आपने कितने बड़े न्यूक्लियर पावर स्टेशन और रिएक्टर्स बनाए हैं, बिल्डिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन और रिएक्टर्स। दूसरा होता है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल। आपने वो एनरिच्ड यूरेनियम अभी टर्म हाल ही में सुना होगा ना ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, कि कैसे वो अपने यूरेनियम को इनरिच करता जा रहा है। और अगर उसने बॉम्ब ग्रेड लेवल तक अपने यूरेनियम को इनरिच कर दिया तो वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, यानी वो न्यूक्लियर बम बनाने में सक्षम हो जाएगा। तो ये वही एनरिच्ड यूरेनियम है। तो मतलब 2 मार्केट हो गए। एक मार्केट हो गया न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाना और दूसरा हो गया एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल, यानी ईंधन, यानी तेल बनाना न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। It is believed that whoever dominates these export markets gains not just geopolitical theft, यानी जो भी इन दोनों मार्केट का राजा है वो एक तरीके से पूरी दुनिया का राजा है। जियोपॉलिटिकल हेफ्ट, इकोनॉमिक, सॉफ्ट पावर, फिर वही देश ये डिसाइड करता है कि न्यूक्लियर से रिलेटेड कानून क्या होंगे, न्यूक्लियर से रिलेटेड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे और पुलिसिंग क्या होगी, मतलब किस तरीके से आप सामने वाले देश को तराजू में तोलोगे। तो रशिया इस वक्त इन दोनों का ही मार्केट है। और कैसे, मैं आपको बताती हूँ, राजा है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन ने बताया है कि रशिया इस वक्त ये दोनों मार्केट को डोमिनेट करता है। पहला देखिए, सबसे बड़ा जो रशिया का हथियार है वो है रोसटम। रोसटम उसकी खुद की स्टेट ओन न्यूक्लियर फर्म है जो आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है। इसका अगर मैं आपको बता देती हूँ कि कितना बिजनेस होता है और कितना ये कंट्रीब्यूट करती है, 65% तो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में इसका हिस्सा है, 65%। और ये किस लिहाज में? न्यूक्लियर रिएक्टर्स और पावर स्टेशन के लिहाज में। और अगर मैं यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी की बात करती हूँ तो मॉस्को जो है वो 44% पूरी दुनिया का यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। ये दोनों परसेंटेज बहुत भारी हैं कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मामले में 65% रशिया का कंट्रोल है और यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी के लिए 44%। यूरेनियम एनरिचमेंट
ही अगर आप करते हैं तो यूरेनियम वो धातु है जिससे न्यूक्लियर बम बनते हैं। तो इसलिए रशिया इस वक्त राजा है। और देखिए, सिर्फ दोस्त नहीं, दुश्मन भी रशिया के आगे झुकते हैं, उसके साथ व्यापार करते हैं। और इसका एग्जाम्पल सुन लीजिए आप, द इकोनॉमिस्ट की खबर है, रोसटम रशिया का जो स्टेट न्यूक्लियर कॉरपोरेशन है उसने 20 रिएक्टर्स अब्रॉड बनाए हैं, यानी जो रशिया के बाहर हैं। जैसे रशिया के बाहर 17 रिएक्टर्स बनाए हैं रोसटम ने, जिसमें से तुर्की, इजिप्ट, इंडिया और बांग्लादेश वो बड़े देश हैं जहां पर रूस अपने रिएक्टर्स बनवाता है। देखिए, तुर्की बीइंग द मुस्लिम कंट्री, तो तुर्की कैसे बहुत ज़्यादा रशिया पे डिपेंडेंट है। इजिप्ट बीइंग द मुस्लिम कंट्री कैसे बहुत ज़्यादा रशिया पे डिपेंडेंट। और ताकत, रूस इनकी ताकत है। ईरान तो आपको पता ही है कि पूरा रूस पे ही चल रहा है। और बांग्लादेश भी, बांग्लादेश में भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं रूस की तरफ से, और भारत को भी उसने अपनी टेक्नोलॉजी दे रखी है। तो कैसे मुस्लिम मुल्कों की ताकत रूस बना हुआ है। द बायर्स ऑल्सो इंक्लूड कंट्रीज दैट आर क्रिटिकल ऑफ पुतिन, जो पुतिन को बहुत ही भला बुरा कहते हैं, जो उनके दुश्मन हैं, वो भी पुतिन से व्यापार करते हैं, यानी रशिया से व्यापार करते हैं। उसमें से यूरोप आ गया। यूरोप कंटिन्यूज टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन रशियन टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर फ्यूल, यानी यूरोप को भी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो रूस से लेनी पड़ती है, जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो भी रूस से लेना पड़ता है। और जबकि वेस्टर्न एफर्ट्स ये हैं, यानी यूएस का तो मकसद ही ये है कि रशिया की डोमिनेंस को कम किया जाए, लेकिन फिर भी जो यूएस का एलाय है ये यूरोप, वो भी अपनी जो टेक्नोलॉजी है रूस पर और उस पर डिपेंडेंट है, यानी इन दोनों के बीच में ट्रेड चल रहा है। मनी ऑल्सो कम्स फ्रॉम फोर्स लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप यूरोप तो छोड़ दीजिए, साथ ही छोड़ दीजिए, जो खुद दुश्मन है अमेरिका, अमेरिका जो रूस पे सैंक्शंस लगाता है, वही अमेरिका ने 2023 में यूएस ने क्या खरीदा था रूस से, क्वार्टर ऑफ इट्स एनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम रशिया। यानी अमेरिका को 2023 में रूस से इनरिच्ड यूरेनियम खरीदने का और क्वार्टर खरीदा था उसने। और ये जब था जब यूक्रेन वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, वो स्टिल ऑन गोइंग। तो मतलब एक तरफ तो अमेरिका कह रहा था कि रशिया पे सैंक्शन लगाओ, रशिया बर्बाद कर रहा है, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। और उसी जंग के शुरू होने के 1 साल बाद, यानी 2023 में वो रशिया से व्यापार कर रहा था, कह रहा था भाई तुम्हारा यूरेनियम हमें दे दो। तो देखिए, यही देखिए कि एक तरफ ट्रेड रखते हैं जितने भी बड़े नेशंस होते हैं, और एक तरफ वो अपनी आइडियोलॉजी, एक तरफ वो अपना सपोर्ट, एक तरफ अपना डिप्लोमेटिक, लेकिन उसमें भी वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता चल पाता है। रशियाज न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स हैव बिकम इट्स की सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। आज 3 साल हो गए हैं, फिर भी ये जंग रुकी नहीं है रशिया यूक्रेन की। तो रशिया का क्योंकि रेवेन्यू उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से आ रहा है, उसका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, उसके राजनीति पे दबाव, वो सब कुछ न्यूक्लियर से आ रहा है। देखिए, नेशंस टेंड टू सी रशिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न सप्लायर्स और चाइना। भाई, जो वेस्टर्न सप्लायर्स हैं वो जल्दी से इस मामले में सप्लाई नहीं करते हैं, और चाइना को अभी बहुत वक्त लगेगा उस स्केल पर आगे आने के लिए। तो बचा कौन? रशिया। तो रशिया एक ऑल्टरनेटिव है दूसरे देशों के लिए जो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहते हैं। और देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मतलब आप ये मत समझिए कि न्यूक्लियर बम बनाना है, न्यूक्लियर एनर्जी भी तो होती है ना। और आपको पता है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चाओं में न्यूक्लियर एनर्जी, और सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है एनर्जी का। वर्ल्ड बैंक का डेटा बताता है 2023 में रशिया ने $2.7 बिलियन कमाए अपने एनरिच्ड यूरेनियम से, और ज्यादातर कहां से कमाए? दुश्मनों से, अमेरिका और ईयू, यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से। फिर देखिए, $1.1 बिलियन कमाए उसने, एक्सपोर्ट किया रिएक्टर्स को, कंपोनेंट्स को, और किस तरीके से पूरे मार्केट पे उसने अपना दबदबा बना लिया। रोसटम, जो कि इनकी सबसे बड़ी न्यूक्लियर स्टेट ओन न्यूक्लियर कंपनी है, रोसटम ने खुद फॉरेन ऑपरेशन जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया वो है $16 बिलियन इन 2023। 2023 में $16 बिलियन का इन्होंने रेवेन्यू कमाया, और इसमें से सिर्फ $7 बिलियन तो सिर्फ न्यू पावर प्लांट्स बनाया उन्होंने अलग अलग जगह जाकर। दिस फिगर हैज बीन राइजिंग सिंस रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, यानी जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, रशिया का ये वाला सेक्टर और ज्यादा बढ़ गया है। तो रशिया को तो फायदा ही हो रहा है। वाई इट मैटर्स, अब देखिए इस पे कैसे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होते हैं और कैसे राजनीतिक दबाव बनाता है रशिया। तो हुआ ये, आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन रशिया के खिलाफ रहती है। तो भाई यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम रशिया पे टैक्सेस लगा देते हैं,
लेकिन यूरोप के ही ये जो स्लोवाकिया और हंगरी है उन्होंने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो रशियन डिजाइन रिएक्टर्स हैं, हम तो पूरी तरीके से रशिया पे डिपेंडेंट है। अगर यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ये डिसीजन ले लिया कि टैक्स लगा देंगे तो हमारे लिए महंगाई का सौदा हो जाएगा, हमारे इधर जो है हायर प्राइसेस हो जाएंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो लिटरली आप देखिए डिप्लोमेटिक लेवरेज मिल जाता है रशिया को कि अगर कोई कुछ संगठन मिलके कुछ डिसाइड कर रहा है तो फिर विरोध में आवाजें उठ जाती है उसी संगठन में से कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रशिया से हमारा बिजनेस चल रहा है। अब आप देख लीजिए मुस्लिम मुल्क तुर्की, जहां के प्रेसिडेंट है एर्दोगन, और एर्दोगन कौन है? चाइना के सबसे बड़े दोस्त, पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त और इंडिया के दुश्मन बन चुके हैं। अब Turkey's 2010 deal with Rosatom to build and operate 4 nuclear reactors in the country, यानी रशिया ने तुर्की के साथ डील की कि भाई 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम तुम्हारे देश में लगा देंगे, और उससे इन दोनों के संबंध बेहतर हो गए। फिर देखिए अंकारा ने, यानी कि तुर्की ने डिसाइड किया, अंकारा उनकी राजधानी है तुर्की की, तो तुर्की ने डिसाइड किया कि हम S-400 एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद लेंगे रशिया से, और ये वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास भी है, भारत ने भी खरीद रखा है। फिर अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं, रोसटम अभी 2 रिएक्टर्स बांग्लादेश में, यानी भारत का पड़ोसी मुल्क जो इस वक्त किस गुट के साथ है? चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, इस गुट के साथ लगा हुआ है। तो जो बांग्लादेश, और आपको पता है मोहम्मद यूनुस ने कितनी बार अभी भारत के खिलाफ जहर उगला है, वही बांग्लादेश में अभी रूस जो है वो 2 रिएक्टर बना रहा है, और इसमें बता रहा है कि भाई 10% कंट्री की जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो रूस से आ रही है। तो कितना ज्यादा डिपेंडेंट रूस दूसरे देशों को खुद पे बना देता है, और यही चीज जो बांग्लादेश में हो रही है वो उसको हंगरी और स्लोवाकिया जैसा बना देती है। यानी अब बांग्लादेश इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा रशिया पर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कि वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न गुड से अलग होगा, अमेरिका के प्रभाव से अलग होगा, और यही अमेरिका नहीं चाहता है। अमेरिका चाहता है कि रशियन डोमिनेंस को कम किया जाए, और वो क्या करता है अमेरिका इसके लिए? सबसे पहले तो वो चाहता है कि ये जो एनरिच यूरेनियम के लिए हम इतने ज़्यादा रशिया पर निर्भर हैं वो सबसे पहले कम हो, यानी जो रोसटम प्रोवाइड कर रहा है हम ऐसी कोई पैरेलल ब्रांच खड़ी कर पाए जो इसको रोसटम को, जो कि रशिया की खुद की स्टेट ओन न्यूक्लियर एजेंसी है, उसको टक्कर दे पाए। फिर ये जो रशिया दूसरे देशों को रिएक्टर्स बेचता है और उससे वो खुद का इन्फ्लुएंस रखता है, उस पर कब्जा करना चाहता है। तो यूएस ने क्या कहा कि यूएस एक 5 की तिगड़ी बनाएगा, माफ कीजिएगा 5 का पूरा दम से एक पूरा संगठन बनाएगा। कैसे बनाएगा? 2023 में यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस और जापान ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम 5 मुल्क मिलकर सपोरो 5 बनाते हैं। ये सपोरो 5 क्या करेगा कि रशिया के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश करेगा न्यूक्लियर मार्केट में, और इन लोगों ने फैसला लिया कि $4.2 बिलियन वर्थ का हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, यूरेनियम को इनरिचमेंट करेंगे, और जो रशिया कर रहा है उसके खिलाफ हम एक और मॉडल बना देंगे। अब बस देखना यह है कि जो सपोर्ट 5 है, जो कि यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस और जापान का पूरा गठजोड़ है, वो सच में रशिया को काउंटर कर पाएगा कि नहीं। लेकिन अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि रूस ने कैसे ईरान को ताकतवर बना दिया। रूस बना ईरान का टेक्नोलॉजी पार्टनर, ये आपको सबको पता है। ये जो बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट है ईरान में, उसको ईंधन कौन देता है? उसको बनाने वाला कौन है? रूस। रूस ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सब ईरान को दी। यूक्रेन वॉर के बाद रूस और ईरान की दोस्ती और गहरी हो गई, क्योंकि दोनों में बार्टर सिस्टम शुरू हुआ। रशिया कहता है कि मैं अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान को दूंगा, और ईरान अपने हथियार वो रशिया को देता है ताकि रशिया यूक्रेन से लड़ सके। ड्रोन टेक्नोलॉजी, तेल डील, न्यूक्लियर शक्ति। भाई ईरान के पास क्या है? तेल है, और रशिया के पास भी तेल है, तो इन लोगों की एक तो तेल वाली डील। फिर आप देख लीजिए ड्रोन टेक्नोलॉजी, रशिया के पास हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान के पास भी मजबूत हथियार है, तो वो अपने ड्रोन, अपने हथियार रूस को दे देता है। बाईपास किया वेस्टर्न सिस्टम। रशिया और ईरान दोनों पर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे, तो इन दोनों ने मिलकर बाईपास कर दिया यूएस को कि हम दोनों खुद ही मिलकर बार्टर सिस्टम चला के एक ब्लैक रूट बना के, एक पीछे का डोर बना के ट्रेड कर लेंगे, इकोनॉमी हमारी राजी रहेगी, चाहे फिर यूएस कितने ही सैंक्शंस लगाता रहे। तो एक तरीके से इन दोनों ने मिलकर ट्रेड का रास्ता दोनों के लिए ही खोल दिया। सप्लाई देता है, टेक्नोलॉजी भी, ईंधन भी। यानी रूस क्या करता है? रूस क्यों दुनिया पे कब्जा किए हुए? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भी देता है, ईंधन भी देता है। तो इस तरीके से रूस ने अभी पूरे दुनिया पर कब्जा कर रखा है, डिप्लोमेटिक कवच भी देता है।
ईरान को क्या करता है, रशिया का आपको पता है वीटो है, तो वो डिप्लोमेटिक कवच देता है, यूएन और आईएई में बैकअप देता है। कुछ भी ईरान के खिलाफ कोई बात आती है तो रशिया अपना वीटो लगा देता है। रूस ने ईरान को हथियार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी दी, जो कि मैं आपको बता रही थी। दोनों का बार्टर सिस्टम है, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूस ईरान को हथियार देता है, एनर्जी देता है, टेक्नोलॉजी देता है, और इसके बदले में ईरान जो है ड्रोन, दिमाग, दबाव, ये सारी चीज़ें, तो दोनों एक दूसरे के साथ ही बने हुए हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि भाई आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जब शुरुआत न्यूक्लियर बम बनाने की अमेरिका से हुई, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होगा, ओपनहाइमर आपने मूवी देखी होगी, लेकिन सवाल ये आता है कि भाई रशिया इस वक्त कैसे राजा बन गया। इस वक्त न्यूक्लियर टेबल पे देखें तो रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, सेकंड नंबर पर यूएस है। तो देखिए साम्राज्य कैसे, बात शुरू होती है 1943 की। उस समय आपको पता था यूएसएसआर था, यानी सोवियत यूनियन था। तो यूएसएसआर ने अपना एटॉमिक प्रोग्राम लॉन्च किया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, सेकंड के दौरान, क्योंकि भाई उनको खतरा था। यूएस ऑलरेडी, अमेरिका ऑलरेडी तैयारी कर चुका था अपने एटॉमिक प्रोग्राम की, तो रशिया को खतरा लगा तो रशिया ने भी शुरू कर दिया, यानी यूएसएसआर, उस टाइम पे यूएसएसआर था। फिर 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटॉमिक बम बनाया और वो दुनिया का दूसरा न्यूक्लियर पावर बन गया, अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पर आया। 1954 में यूएसएसआर ने वर्ल्ड फर्स्ट सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट ओबनिक्स में खोला, और अब उसने इंट्रोड्यूस किया कि न्यूक्लियर सिर्फ बम बनाने में नहीं, हम इसको एनर्जी के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, यानी हम इस पे अपना जो है पावर प्लांट बनाया। 1960s की बात है, 60s और 70s के बीच में सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अपने साथियों को देना शुरू किया, जैसे कि आप देखिए बुल्गारिया, इंडिया। और फिर इससे, क्योंकि अब वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को बांट रहा था, वो अपनी जो उसने डेवलप किया वो अपने साथियों को दे रहा था, तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा यूएसएसआर का, यानी सोवियत यूनियन का। फिर 1991 में आप सब जानते हैं सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, उसके बाद बना रशिया। अब रशिया को पूरी धरोहर मिली सोवियत यूनियन की। रशिया इनहेरिट्स वास्ट न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रगलिंग एटॉमिक। रशिया जब बना तो उसके पास पूरा का पूरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा था, एटॉमिक इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। फिर 1990 के टाइम पे क्या होता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आई और रशिया का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था वो लिटरली कपकपाने लगा, क्योंकि उसके पास फंड नहीं था, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन रशिया ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट की एक्सपर्टीज जारी रखी, उसने अपना होप नहीं खोया। 2001 से लेकर 2007 में पुतिन आए, पुतिन ने न्यूक्लियर सेक्टर को पूरा बदल दिया, डोमिनेंस ला दी। 80+ एंटिटीज को उन्होंने एक में कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद जन्म हुआ रोसटम का, जिसकी बात हम अभी शुरू से कर रहे हैं। रोसटम बना ही 2007 में, जो कि एक स्टेट कॉर्पोरेशन, मतलब पूरा रशिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक एजेंसी संभालती है, जिसका नाम है रोसटम। 2010 के बाद क्या हुआ, रोसटम ने अग्रेसिवली अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, दूसरे देशों के साथ शेयर करना शुरू किया। उसने रिएक्टर्स को एक्सपोर्ट किया, और उनका एक प्रोग्राम चला BOO मॉडल, बिल्ड ओन ऑपरेट। उसने लोन दिए, उसने फ्यूल दिया, उसने मेंटेनेंस दी। बदले में क्या मांगा कि अगर सपोज मैं भारत में देता हूं पूरी एनर्जी, पूरा रिसोर्सेज, सब कुछ मेरा होगा, तुम हमें जमीन दोगे, हम तुम्हारे देश में हमारा रिएक्टर। तो इससे रशिया का इन्फ्लुएंस जो है, अच्छा यूएस जो है ना, बहुत ही अपने टेक्नोलॉजी शेयर करने के मामले में बहुत खड़ूस रहा है। उसने सोचा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी बाहर नहीं देंगे, लेकिन रशिया की सोच अलग थी, रशिया ने उसको फैलाना शुरू किया। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, यानी क्रीमिया जो कि यूक्रेन का, आपको पता ना, मैंने मैप पे भी दिखाया था, यूक्रेन का नक्शे में एक छोटा सा एक ऐसा निकला हुआ पार्ट है, उसको क्रीमिया कहते हैं। तो उसको क्रीमिया को हथिया लिया रशिया ने। उसके बाद रशिया धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा, अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगा, मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने लगा, और अपने न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने लगा। इससे वेस्टर्न प्रेशर कम होने लगा और रशिया का प्रभाव बढ़ने लगा। 2017-2020 की बात है, रोसटम पूरी दुनिया का सबसे पहला एक्सपोर्टर बन गया न्यूक्लियर रिएक्टर्स मामले में और यूरेनियम इनरिचमेंट कैपेसिटी मामले में। यानी रोसटम देखिए कैसे 2020 तक राजा बन गया। 2022 की बात करते हैं, जब रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो रशिया ने न्यूक्लियर थ्रेड्स दिए,
वेस्टर्न पावर्स को धमकी दी कि अगर कोई भी यूक्रेन का समर्थन करेगा तो हम परमाणु जंग छेड़ देंगे, क्योंकि रशिया तो पावरफुल है। तो फिर उसके बाद उसको थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिली, लेकिन ये वॉर नहीं रुकी। यूएस यूक्रेन के लिए सहायता देने के लिए नहीं रुका। हालांकि रशिया ने भी कोई ऐसा बड़ा स्टेप नहीं उठाया। 2023 में देखिए रशिया ने $16 बिलियन से ज्यादा कमाए रोसटम के फॉरेन प्रोजेक्ट से। तो मतलब उसकी इकोनॉमी कैसे पूरी की पूरी परमाणु पर टिकी हुई है। ये 65% रिएक्टर एक्सपोर्ट मार्केट को कवर किया और 44% एनरिचमेंट ग्लोबली किया। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो इस तरीके से धीरे धीरे रशिया ने अपना साम्राज्य बढ़ाया, और चाहे रशिया पे कितने भी सैंक्शंस लगाए हैं यूएस ने, फिर भी रोसटम खुल्लम खुल्ला ऑपरेट करता है। और जिन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं ना ये वेस्टर्न वाले, वो भी इससे ऑपरेट करते हैं। डील्स विद हंगरी, इंडिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, रशिया की डील चल रही है। यानी रशिया का जो ये रोसटम जो एजेंसी है उसकी डील चल रही है। वेस्टर्न ब्लॉक कहता है कि भाई हमने सपोरोव 5 बनाया है, जिसकी बात हम कर रहे थे, यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, कनाडा, लेकिन ये अभी तक इतना प्रभावी साबित नहीं हो पाया। आगे हो पाएगा कि नहीं ये बड़ा सवाल है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि रशिया ने अपना साम्राज्य कोल्ड वॉर की रूट से शुरू किया, स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट्स किए, फिर उसने स्टेट फाइनेंसिंग की वो रोसटम बनाकर, फिर अपना दूसरे देशों को खुद पर बहुत ज़्यादा निर्भर कर दिया। और आज इतना ज़्यादा दूसरे देश निर्भर हो गए हैं कि रशिया पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर रशिया पे आंच आएगी तो उनके साथ जो डीलिंग है उस पर आंच आएगी। तो इसलिए रशिया ने अब 21st सेंचुरी में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जियोपॉलिटिकल वेपन बना दिया। उसको और किसी वेपन की ज़रूरत नहीं है, ना मिसाइल। हालांकि दूसरी चीज़ें भी उसके पास है, तेल है, उसके पास हथियार है। उसके हथियार चाहे भारत को मिला लीजिए, चाहे कितने देश जो है लेना चाहते हैं, उसके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, वो कह रहा है भारत को ले लो। तो उसने अपने आप को राजा बना दिया। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा 3 साल से इस राजा से एक छोटा सा अगर हम प्यादा कहें यूक्रेन, रशिया के सामने क्या है यूक्रेन? कुछ भी नहीं है। 3 साल से जंग चल रही है, यूक्रेन अभी भी पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ है, जंग में लड़ रहा है। तो यूक्रेन को भी एक तरीके से शाबाशी देने के तौर पे बहुत जो उनके समर्थक है देखते हैं कि रशिया कहाँ का पावर है जो इतने छोटे से यूक्रेन आज उनसे लड़ रहा है। तो देखिए ये जंग जो है अभी तक चल रही है। अभी इसमें कुछ अगर मैं आपको अपडेट्स दे देती हूँ तो अभी हाल ही में यूक्रेन ने वापस से रशिया के एयरक्राफ्ट्स पर हमला किया, उसके एयर बेसिस पर हमला किया। वो पहला वाला तो आपको याद है कि ड्रोन स्मगल करके और फिर कैसे चिड़िया की तरह ड्रोन जाके उनके न्यूक्लियर केपेबल फाइटर जेट्स को उड़ाए थे। लेकिन फिर से एक बार हमला कर दिया है यूक्रेन ने, और रशिया लगातार हमले कर ही रहा है। रशिया ने अभी 2 एरिया पूरी तरीके से कब्जे में कर लिए हैं यूक्रेन के। तो ये जंग चली आ रही है, इसका स्टॉपेज कहीं नहीं दिख रहा है। और जो ये जितनी भी वेस्टर्न पावर्स हैं, जितनी भी बड़ी पावर्स इंटरनेशनल, उन्होंने भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने होप छोड़ दी है। अब ये कहाँ तक जाएगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।